अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आप सब के लिए जिसका नाम है गुजारे हैं जो रत जगे। राइटर रुखसाना निगार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। सी की आवाज़ के साथ ही मरियम ने अपनी शहादत की उंगली की पोर को मुंह में दबा लिया। फ्रेम एक तरफ रखा और उंगली मुंह से निकालकर इसे गौर से देखने लगी, मगर इसके हवास सारे के सारे खाला की सरगोशियों की तरफ मुतवज्जा थे, जो परले सहन में चारपाई पर अम्मा के साथ बैठी उनके ज़ख्मों को हरा कर रही थी। फिर वो जो रशीद की बीवी रिश्ता लाई थी, इसका क्या बना? खाला ने अम्मा के मज़ीद करीब होकर पूछा। मरियम ने बेदिली से फ्रेम फिर उठा लिया और उलझे हुए धागे को फिर से सुलझाने लगी। बनना क्या था? वही जो अब तक बनता आया। लड़की खूबसूरत नहीं, शराफत कोई नहीं देखता, ख़ानदान की पड़ताल नहीं, सूरत पे मरते हैं, चाहे वो खूबसूरत और अंदर से कितनी बदसूरत क्यों ना हो। अम्मा की ठंडी आह पर वो एक लम्हे को ठिठकी, फिर फ्रेम पे झुक गई। वैसे ही बहाना था, मैं कहूँ आपा, ये रशीद की बीवी ने इन्हें बता दिया होगा कि लड़की को तलाक हो चुकी है, वरना ऐसा भी अंधेर नहीं मचा। अम्मा की आंखें डुबडुबा गईं। हाय, कैसे नसीब फूट गए थे हमारे, जो मैंने जल्दबाजी में मरियम का निकाह कर दिया था। ये अपना खून दुश्मन बन गया। उनके ज़ख्म फिर से उधड़ने लगे। यही तो वक्त होता था जब खाला जी भर के अम्मा की कमकली का मातम करती थी। मैंने कहा था अपा, ना करो ये गलती। अरे तेल देखो, तेल की धार देखो। पर तुम तो भाई भावच की मोहब्बत में मरी जा रही थी, और जैसे अब ये निकाह ना किया तो फिर शहर में दफ़ा लग जाएगी निकाह पर। और अल्लाह बख्शे, हमारे कमाल भाई को जिधर को बीवी ने हंकाया फिर उधर को हो लिए, बाल सफ़ेद हो गए, दिल का कहा मानना ना छोड़ा। उन्होंने सारी एहतियात को पसे पोश डाल दिया और बावाज़ बुलंद अम्मा को शर्मसार करने लगी। उनकी पाटदार आवाज़ सुनकर शमा भाभी ऊपर से जंगले में आकर खड़ी हो गईं। उनके माथे के बल दूर खड़े होने के बावजूद आसानी से गिने जा सकते थे। एक खुदा का खौफ खाओ साजदा, छोड़ा भी करो बात को। अम्मा ने दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए कहा। कैसे भूल जाऊँ मैं आपा? पता नहीं खाला ने क्यों सरदाह भरी। फिर ऊपर देखते हुए शमा भाभी से बोली, ए उठ गई दुल्हन, आज तो बड़ा सोई। अब तो दिन खासे छोटे हो गए। सोई कहाँ थी? आपका बुगल बज रहा था, फिर भला कोई सो सकता है? खफगी से बालों पर हाथ फेरते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। शमा भाभी में हज़ार खामियाँ से दिल की बात बड़े आराम से कह जाती। तौबा, तो क्या आप कोई बात भी ना करे तुम्हारे घर में आकर, गूंगे का गुड़ खाकर बैठ जाएं। बड़ी ही बदलिहाज हो भाई शम्मो। सुन रही हो आपा? अच्छा मैं चलती हूँ। कोई अपना वक्त और पैसा खोटा करके आता है और तुम्हारी बहू रानी ने खूब खातिर की हमारी। खाला को तो गोया पतंगे लग गए। घड़ी भर में खड़ी हो गई, चादर ओढ़ी, चप्पल घुसेड़ी और ये जा वो जा। भले का ज़माना नहीं, देखो गज़ब खुदा का, बड़े छोटे का लिहाज ही उठ गया दीदों से। बुड़बुड़ाती निकल गई। अम्मा साजदा रुको तो पुकारती रह गई। खाला की जाती अम्मा ने पलट कर शमा को कुछ कहना चाहा तो देखा वापस ऊपर जा चुकी थी। अम्मा का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। मरियम को पता था अब इस गुस्से का शिकार वही होगी, क्योंकि भाभी को कुछ कहना अपनी इज्जत पर आप हाथ डालने के मुतरादिफ था। सो वो फ्रेम और धागा समेट कर खड़ी हो गई और किचन का रुख किया। इसे अब तक याद था जब अम्मा अब्बा के मामू रफ़ीक के साथ बड़े अच्छे मरासिम थे। अब्बा और मामू की आपस में दोस्ती थी और फिर मामू ने एक दिन अब्बा से उसका हाथ अपने अकलौते साकिब के लिए मांग लिया। अम्मा अब्बा इनकार ना कर सके और इस वक्त नवी में वो पढ़ती थी और साकिब ने FA का इम्तहान दिया था। मंगनी की जगह निकाह हो गया और अम्मा अब्बा अपने तईं मुतमईन हो गए कि चलो घर की बात है, और यूँ अम्मा अब्बा इसके मुस्तकबिल से मुतमईन भी हो गए। फिर कुछ माह बाद मामू का ट्रांसफ़र जेहलम हो गया। फासले बढ़ जाएं तो सोचों में तब्दीलियां आ ही जाती हैं, मगर मामू मुमानी अक्सर आ जाते। उनके आने से घर में मेले का सा समा हो जाता। अब्बा निहाल हो जाते और अम्मा बात बेबात मुस्कुराती। मुमानी और अम्मा में तो नंद भावज वाला रिश्ता ही नहीं था, दोनों में बड़ा ही प्यार था। यही हाल अब्बा और मामू का था। फिर दोनों ही मरियम से बेतहाशा प्यार करते थे। जब भी आते इसके लिए ढेरों तहाइफ लेकर आते। अम्मा हर वक्त अपने घर को नज़र बद से बचाने की दुआ करती। इस दौरान साकिब फिर ना आया। वो पढ़ाई में मसरूफ़ था और जब 5-6 साल बाद आया तो अम्मा अब्बा तो जैसे इसे देखकर खिल उठे। और मरियम के लिए छोटे से घर में छुपने के लिए भी कोई जगह न थी। इसका ऊंचा लंबा कद और खड़े खड़े मर्दाना नकोश देखकर मरियम के दिल को कुछ होने लगता। इसका अपना रंग गहरा सांवला था और बचपन से लेकर अब तक इसे बारहा यह एहसास दिलाया गया था कि इसकी शख्सियत में कमी है। जिस तरह दौलत बहुत से ऐब ढांक लेती है,
اسی طرح ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا گورا رنگ بہت سے عیب ڈھک لیتا ہے۔ مریم اسی احساس کمتری کا شکار تھی، اور ثاقب کو دیکھ کر اس کا یہ احساس بڑھ گیا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر ثاقب نے کسی بھی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، نہ اچھے نہ برے کا۔ شاید اس کی شکل میں چونکا دینے والی کوئی چیز نہیں تھی، وہ تو بس ایک عام سی لڑکی تھی جیسے راہ چلتے مل جاتی ہیں اور کوئی ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ ثاقب نے بھی اس کے سلام کا جواب دے کر اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے اندر چپکے سے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اگرچہ ابھی باہر اتنی شام نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے اندر گہرا اندھیرا چھا گیا، خاموش سناٹا۔ ثاقب کب گیا اور اماں ابا کب تک باتیں کرتے رہے؟ وہ تو بس چپکے سے اٹھ کر اندر آ گئے اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی رہی۔ ثاقب سمن کی شادی کا کارڈ لے کر آیا تھا۔ اصل میں تو مریم کو دیکھنے آیا تھا، اور گھر جاتے ہی اس نے طوفان اٹھا دیا کہ وہ مریم سے تو کسی صورت شادی نہیں کرے گا۔ ماموں مومانی تو دنگ رہ گئے، پہلے تو پیار سے سمجھانے لگے، پھر دھمکیاں بھی دی، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ مریم اس کا آئیڈیل نہیں، وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر نہیں گزار سکتا۔ سمن کی شادی میں ثاقب کا رویہ دیکھ کر اماں ابا کے ماتھے ٹھنک گئے تھے۔ ماموں مومانی نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، مگر وہ دونوں ان سے نظریں چرا رہے تھے۔ ماحول کھچا کھچا سا تھا۔ اسی پریشانی میں شادی ختم ہوتے ہی دونوں واپس آ گئے۔ انہیں لوٹے ابھی چند دن ہوئے تھے کہ ثاقب نے ایک معذرتی خط کے ساتھ طلاق نامہ ارسال کر دیا۔ اس لفافے میں گویا ابا کی موت بند ہو کر آئی تھی۔ جیسے لفافہ کھولا، وہ موت ہر طرف چھا گئی اور لمحوں میں ابا کو لے اڑی۔ اس کے جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے ابا گھڑی بھر میں بت بن گئے۔ پھر کوئی چیخ، کوئی پکار، کوئی آواز اس بت میں جان پیدا نہ کر سکی۔ اماں سارا سارا دن خدا کے آگے گڑ گڑاتی رہتی ہیں، چپ چاپ تسبیح کے دانوں کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی۔ ان کا تو پورا نقصان ہوا تھا۔ بیٹی کا داغ، ہم سفر کی جدائی اور بھائی کی جدائی کا غم، کس کس کو روتی؟ یہ تو پھر خالہ ساجدہ ہی تھیں، جو عدت کے بعد انہیں بس صدمے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ انہیں مریم کے ساتھ ہونے والے حادثے کا احساس دلایا تو اماں جیسے پھر سے واپس لوٹنے لگیں، اور مریم وہ تو جیسے خاموشیوں میں ہی کہیں کھو کر رہ گئی۔ پھر اماں زندگی کی طرف کیا آئیں؟ انہیں بس ایک ہی لگن لگ گئی کہ مریم کا رشتہ کہیں ہو جائے۔ ساجدہ خالہ، اماں کی جاننے والیاں، محلے والیاں، جیسے ساری دنیا حرکت میں آ گئی تھی۔ صرف ایک ہی مقصد سب کے پاس تھا، اور مریم کو اس سلسلے سے دن بدن چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ جوں جوں اماں کی بے تابی بڑھتی جا رہی تھی، تو اس کے نصیب ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ رنگ برنگے لوگ آتے، ان کے سامنے میز سجتی، اور وہ سب کچھ اڑا کر چلتے بنتے۔ کچھ تو جا کر بالکل ہی خاموش ہو جاتے، کچھ بغیر کسی لحاظ کے دو ٹوک انکار کر دیتے۔ 5 برس بیت گئے۔ ثاقب کی شادی ہو چکی تھی، اور اماں کے دل کو اس کا روگ لگ گیا تھا۔ ابا زندہ رہتے تو شاید اماں یہ غم ہنس کر جھیل جاتی۔ اماں اور ابا میں بڑی محبت تھی، دونوں آپس میں چچا زاد تھے۔ اسی ذہنی ہم آہنگی نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا تھا۔ خالہ ساجدہ بھی ابا کو بے حد پسند کرتی تھی، اور ابا کے والدین نے رشتہ بھی خالہ ساجدہ ہی کا مانگا تھا، مگر ابا نے اپنے گھر میں طوفان اٹھا دیا۔ اماں تو چپ ہو گئیں، مگر ابا نے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے والدین کو دوبارہ بھیج کر بلکہ کا رشتہ مانگا، یعنی میری اماں کا۔ کچھ پس و پیش کے بعد قبول کر لیا گیا، اور چند ماہ بعد ان کی شادی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے۔ تو وہ آہستہ آہستہ آنے جانے لگیں، مگر ابا سے پھر بھی کھل کر بات نہ کرتی۔ جس پر ابا ان کا مذاق اڑایا کرتے تو وہ خفا ہو جاتی، پھر ہفتوں نہیں آتی تھی، اور پھر اماں جا کر ان کو منا کر لاتی۔ اماں کو اپنے بہن بھائی سے بے حد پیار تھا۔ مریم کے معاملے میں خالہ نے اماں کا ساتھ دیا، اور اماں کی طرح بھائی سے بول چال بند کر دی، جس کی وجہ سے اماں کے دل میں ان کی قدر بڑھ گئی تھی، کیونکہ ابا کے بعد بھائی نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ مظہر بھائی کے برسرے روزگار ہوتے ہی خالہ نے شور مچا دیا کہ اس کی شادی کر دو آپا، کیا پتہ اسی بہانے مریم کا بھی کوئی اچھا رشتہ ہی آ جائے، شاید اس طرح گھر کا رستہ کھل جائے۔ شمع بھابھی اماں کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھیں۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، دراز قد، گورا رنگ، بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں اور کمر تک گھنے بال۔ اماں اور خالہ تو دیکھتے ہی فدا ہو گئیں، اور جھٹ شادی کا پیغام بھی دے آئیں۔ چند ماہ بعد شادی بھی ہوگی، اور یہ تو شادی کے بعد پتہ چلا کہ اچھی صورت کے پیچھے ان کا دل کتنا تنگ تھا۔ انہیں اماں تو شاید گوارا تھی، مگر مریم اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہیں اس کی خاموشی کافی کاٹتی تھی۔ کہتی کہ یہ گھنی ہے، ماں اور بھائی کے اعصاب پر سوار ہے، اور پتہ نہیں یہ کالی رات ان کے گھر سے کب ٹلے گی۔ وہ دنوں میں گھر کی مالکن ہو گئی، اور یہ برسوں کا مکین انہیں کھٹکنے لگا تھا۔ کئی بار اماں اور خالہ نے سمجھانے کی کوشش کی، یہ تو پرایا دھن ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، مگر انہیں اس کل کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے الگ ہونے کا شور مچا دیا، لیکن مظہر بھائی اکڑ گئے کہ میں اماں اور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ شمع بھابھی ہر وقت اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑی رہتی، اور چلتی ہوا سے بھی لڑتی۔
अम्मा ने भाई की मिन्नत करके ऊपर के कमरे ठीक करवा के इन्हें ऊपर शिफ्ट करवा दिया और यूं घर में कुछ सुकून हुआ, अगरचे शमा भाभी इस पर भी खुश नहीं थी। इस बार खाला ज़्यादा दिन नाराज़ ना रह सकीं और 5वें दिन चली आईं। मरियम ने शाम की चाय बनाई और सहन में अम्मा के पास चारपाई पर आ बैठी। अम्मा हाथ में तस्बीह के दाने गिरा रही थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। मरियम के लिए उन्होंने कितने ही वज़ाइफ कर डाले थे, घंटों इसके लिए दुआएं मांगती और मरियम को अपना वजूद बहुत भारी लगने लगता, जो किसी इसमें आज़म से भी सरक नहीं रहा था। खाला को देखकर अम्मा खिल उठी। मरियम खाला को सलाम करके अंदर से उनके लिए कुर्सी लेने चली गई। वो कुर्सी ले आई तो वह अम्मा के पास ही चारपाई पर बैठी ज़रा सी खफगी लिए गिले कर रही थी। मैं ही पागल हूँ जो बहन की मोहब्बत में दौड़ी चली आती हूँ। हाँ तो बहन जो हुई, अम्मा मुस्कुराते हुए बोली। मरियम भी मुस्कुराने लगी। कुर्सी रखने पर जैसे इन्हें इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो बोली, तुम ठीक हो मरियम? जी खाला मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। रात मैंने आपको ख्वाब में परेशान देखा। सुबह से बेकल थी, बस सब्र ना हुआ तो आ गई, वरना कोई इतनी इज्जत अफजाई के बाद भी आ सकता है? अम्मा की तरफ मुतवज्जा होकर बोली। अरे छोड़ो भी, वो तो मुझे कुछ नहीं समझती, जब चाहती है लताड़ देती है। कितने अरमानों से ब्याह कर लाई थी और तुझे भी तो बहुत पसंद आई थी इसकी भोली सूरत। हाँ तो क्या सूरत पर लिखा होता है कि आदमी अंदर से कैसा है? बस हमें क्या खबर, जिसे हीरा समझ कर ले जा रहे हैं घर जाकर कनकल निकलेगा। खाला ने तिरछी नज़रों से ऊपर देखा। अच्छा छोड़ो, चाय पियो, तुम ठंडी हो रही है। अम्मा ने मोहब्बत से उनका हाथ थाम कर कप इन्हें पकड़ाया, जो उन्होंने मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। यूँ दोनों की सुलह हो गई। मरियम को अपना वजूद फालतू लगने लगा तो वो उठकर किचन में गई और अपने लिए और चाय बनाने लगी। फिर कुछ बना? खाला की बाआवाज़ बुलंद सरगोशी माचिस की जलती तीली खामखा बुझ गई। पता नहीं फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और खाला बात बनने का यूँ पूछती जैसे अम्मा ने कोई कारखाना लगा रखा हो। नहीं, कहाँ, अम्मा की नहीं और कहाँ के दरमियान जैसे हज़ारों अरमान रो पड़े। अच्छा, वो जैसे सोच में पड़ गई। एक बात कहूँ आपा? अम्मा ने सिर्फ हूँ कहा। वो अपना सल्लू है ना सलमान, वो कैसा है? अम्मा ने नासमझी के आलम में उनकी तरफ देखा। कौन सल्लू? ए है, क्या हो गया आपा? मेरा देवर सल्लू, फयाज का चचाजाद भाई। अम्मा के भूलने पर खाला यूं अफसोस से बोली गोया अम्मा मुल्क के वज़ीर आज़म को भूल गई हो। वो नशेई? अम्मा ने लठ मारा। तौबा है आपा, अब कहाँ नशा करता है? 7-8 माह होने को आए, छोड़ छाड़ दिया सब। खाला ने नीचे झुक कर कप ज़मीन पर रख दिया। किसी शू फैक्ट्री में सुपरवाइज़र लगा है और शाम के वक्त अपनी B.Com की क्लासें लेता है। मैं तो कहती हूँ मुनासिब है। खाला ने ज़माने भर की लगावट अपने लहजे में भर ली, पर अम्मा मुतासिर ना हो सकें। तौबा करो साजदा, कभी कभी तो तुम बिल्कुल सठिया ही जाती हो। कहाँ वो, कहाँ मरियम? ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो खफगी से बोली। खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है, अब तो बसरे रोज़गार भी है। बुरी लत लगी थी सो छूट गई। नहीं भाई, 3-4 साल की आदत और 3-4 माह में छूट जाए और ये मुआ नशा किसी को लग जाए तो कहाँ छूटता है? तुम रहने दो, अल्लाह मालिक है। मरियम आकर बर्तन ले जाओ और शाम की हंडिया भी चढ़ा दो। साजदा आज खाना खा कर जाएगी। अम्मा ने खाला के सोते चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए इसे आवाज़ दी। अरे नहीं आपा, खाना वाना तो आप रहने ही दें। एक ये फयाज की नौकरी का मसला हो गया, कम वक्तों ने पकड़ कर पिंडी में ट्रांसफ़र कर दिया। कब से टाल रहे हैं, बड़े हाथ पाँव मारे पर बात नहीं बन रही। चलो मैं अब चलूँगी। आप सोचना ज़रूर, 6 साल हो गए ऐसे ही बैठे हुए। साकिब 2 बच्चियों का बाप बन गया। 2-3 बरस और गुजर गए तो सोचो। और भाभी जो एक पल ना झेल सके इसे। आगे भाई तुम्हारी मर्ज़ी। फयाज का भी यही ख्याल है। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम ज़्यादा हो जाएगी। वो चादर संभाल कर खड़ी हो गई। बहू बेगम के तो खूब मज़े हैं। उन्होंने छिछलती हुई नज़र ऊपर डाली। अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज़। वो बाहर निकल गई और अम्मा को जैसे सोचो के जहान में धकेल गई। अम्मा नमाज नहीं पढ़नी, वक्त तंग हो रहा है। हैं? अच्छा, वो चौंक गई। इतनी शाम हो गई, पता भी नहीं चला। बुड़बुड़ाती जूतियाँ टटोलने लगी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। अम्मा को तो जैसे चुप लग गई थी। मरियम की कढ़ाई की कमीज़ भी पूरी हो गई। भाभी मैके गई हुई थी और ना भी गई होती तो क्या फ़र्क पड़ता था। अम्मा की नमाज़ें तवील और सजदे तवील तर होते चले गए। कभी कभी आजमाइश के दिन कितने तवील हो जाते हैं और लम्हे थका देने वाले। मजहर भाई सुबह के गए, रात को लौटते। मरियम बेजारी से अंदर बाहर करके दिन काटती। शाम ढले खाला फिर आ धमकी। बल्कि इस बेगम मटर छील रही थी और मरियम बरामदे में खड़ी इस्त्री स्टैंड पर कपड़े प्रेस कर रही थी। दुआ सलाम के बाद बहन के पास ही बैठ गई। अम्मा ने इसे चाय बनाने को कहा तो वो इस्त्री बंद करके चाय बनाने चल पड़ी। क्या बना? फयाज के ट्रांसफ़र का? बस वही, अभी तो अटका हुआ है। कह रहे थे छुट्टियां ले लेता हूँ। मैंने कहा कब तक लेंगे, देखें क्या बनता है।
खाला ने मटर के 2-3 दाने उठाकर मुंह में डाले और अम्मा के साथ मटर छीलने लगी। कुछ देर तक दोनों खामोशी से मटर छीलती रहीं। फिर खाला बोली, फिर क्या सोचा आपा? अम्मा चुप रहीं। मरियम ने कप प्लेटें ट्रे में रखी। यकीन करो आपा, बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। कल इसकी खाला आई हुई थी, बातों बातों में सलमान के लिए कह रही थी, अपनी बेटी के लिए। मैंने कह दिया, भाई अपनी जिम्मेदारी पर करो। फ़ौरन कहने लगी, अब बुरी आदत लगी थी, छूट गई, और अब क्या वो यूं ही बच्चा बना रहेगा? लोगों ने बात बना ली। मैंने कह दिया, लोगों को क्या ज़रूरत है बात बनाने की, जो देखा सो कह दिया। तो कहने लगी, क्या अब भी देखा है? अब तो हीरा हो गया मेरा बच्चा, अब इनका मेरा बच्चा हो गया। जब रोलता था तो किसी ने पलट कर ना पूछा, हमने ही संभाला था। अब फल खाने का वक्त आया तो सबका मेरा बच्चा हो गया। खाला जैसे भरी बैठी थी। तुम भी तो कुछ कहो आपा, उन्होंने अम्मा को टहोका दिया। अम्मा ने हाथ में पकड़े मटर बर्तन में रखे और धीरे से बोली, भाई मेरा दिल डरता है, पता नहीं क्यों। वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। आज तुम्हारे दूल्हा भाई होते तो काहे को मुझे दिन देखने पड़ते। आपा हौसला करो, अल्लाह ने ये वक्त डाला है तो वही काटेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अल्लाह मालिक है। अभी तो तुम हो, मैं हूँ, भाई के दिल में भी मोहब्बत है। सोचो थोड़ा वक्त और गुजर गया तो क्या बनेगा हमारी बच्ची का। उन्होंने अम्मा को जी जान से दहला दिया। अम्मा कुछ देर चुप रहीं। अच्छा मैं करूँगी मज़हर से बात। इनकी आवाज़ बहुत पस्त हो गई थी। ये हुई ना बात, खाला जैसे खुश होकर बोली। फिर अम्मा इस रात मज़हर भाई से देर तक बातें करती रहीं और अगले हफ्ते खाला मिठाई का डब्बा उठा ले आईं। जैसे ही मरियम ने दरवाज़ा खोला, वो झट से मरियम को गले लगाकर इसकी बलाएं लेने लगी। अंदर आकर अम्मा के गले लग गई। मुबारक हो आपा, खुदा ने ये दिन दिखाया, लो मुँह मीठा करो। वो जल्दी जल्दी बोलते हुए अम्मा के बराबर सोफ़े पर बैठ गई। फिर खुद ही डब्बा खोलकर इसमें से लड्डू निकालकर आधा अम्मा के मुंह में और आधा अपने मुंह में रख लिया और गुलाब जामुन मरियम को पकड़ाने लगी। मैं चाय लाती हूँ। वो फौरी कतरा कर बाहर निकल गई। सज्जो पता नहीं क्यों मेरा दिल डरता है। इसे अम्मा की अंदेशों भरी आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाजे के बाहर ही ठहर गई। लो आपा, अभी भी तुम्हारा दिल डरता है। मज़हर ने सारी तहकीक की कि नहीं की, तुम खुद बताओ। मैं कोई अपने पास से कर रही थी सारे दावे। वो तो तुम ठीक कहती हो, पर माँ हूँ ना। छोड़ो तुम ये वसवसे और अल्लाह का नाम लेकर तारीख दो तुम। और हाँ, मेरे घर के सामने अब्दुल हमीद का उनके घर के दोनों वाले कमरे नीचे के सलमान ने किराए पर ले लिए। कहता है शादी के बाद आप लोगों के दर पे क्यों पड़ूं। बड़ा ही भाई समझदार हो गया माशाल्लाह। मुझे इसकी बात पसंद आई। वो हंस रही थी। और हाँ, इसके अब्बा वाली दुकान का मुकदमा भी निबटने को है। लाखों की बिकेगी, फिर अपना घर लेगा। अपनी मरियम के तो भाग जाग गए। वो हर सूरत अम्मा का दिल बढ़ाना चाह रही थी। अच्छा, जो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। मरियम चाय ले आओ बेटा। उन्होंने सब कुछ उस पर छोड़ दिया जिसे सबकी खबर थी। और 1 महीने बाद ही वो दुल्हन बनी सलमान अहमद के किराए के घर में बैठी थी। खाला ने सारे इंतज़ामात किए, इधर से भी और उधर से भी। अम्मा का हाथ बटाती रही थी। और शमा ने तो ये कहकर इस रिश्ते का तमस्खुर उड़ाया था कि घास थी सूखी और भैंस थी भूखी। अम्मा उनकी बात पर घुट कर रह गई थी और मरियम की तो शायद चुप को भी ताला लग गया था। अम्मा ने खाई में से कुएं का इंतखाब किया था। अब तो सिर्फ उनकी दुआएं इसे पार लगा सकती थीं। कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनते ही वो सिमट कर बैठ गई। आने वाले कदम बेड तक आकर रुक गए। इसने तो सलमान को देखा भी नहीं था। 2 हाथों ने धीरे से इसका घूंघट उठाया तो इसने झुकी हुई गर्दन को और झुका कर आँखें मींच लीं। ठीक है, पर अब इतनी भी सोहनी नहीं जितनी भाभी बेगम तारीफ़ें कर रही थी। चलो, हम जैसों को तो ऐसी ही मिलती हैं। सांवली सलोनी सी, खुशफहम तो वो भी नहीं थी। मगर इस्तकबाल बहरहाल अच्छा ना था। इसका दिल डूब सा गया। अच्छा भाई, अब आंखें खोल कर तो दिखाएं हमको। हमने तो आपको देख लिया, हमें भी देख कर बताएं हम कैसे हैं। आवाज़ में शौक़ी थी। पहले तो ऐसे ही बैठी रही, फिर डर गई कहीं झिड़क ही ना दे। झट से आंखें खोल दी। हैं, ऐसी भी क्या बेताबी। वो शरारत से मुस्कुराते हुए इसके करीब हो गया। मरियम ने आंखें झुका ली। इसने धीरे से इसका हाथ पकड़कर बाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी डाल दी। सलमान ने बता दिया कि वालिदैन की हादसाती मौत के बाद जब वो खाला की दर पर आ पड़ा तो उनकी आंखों में खार बनकर खटकने लगा। उठते बैठते मियाँ के कान भरती कि इसको चलता करो और रिश्तेदार मर गए हैं, हमारा ठेका तो नहीं। वो दिन में 100 बार मरता, 100 बार जीता। अकलौती औलाद जिसने तमाम उम्र नाज उठवाए हों, यकलक दूसरों के आसरे पर आ पड़े तो ज़िंदगी यूं ही मुहाल लगती है। माँ बाप को याद करके रोता रहता और कोई दिलासा देने वाला भी नहीं था। इसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर खाला शोर मचाने लगती। नशा करके आया है मनहूस, न पढ़ाई में जी लगता न किसी काम में। उनकी दुहाई सारा मोहल्ला सुनता। फिर इसने खाला की ज़िद में आकर सचमुच नशा करना शुरू कर दिया।
खाला को सताने में बड़ा मज़ा आने लगा। पढ़ाई छूट गई, वो जो किताबों का दीवाना था सचमुच का दीवाना बन गया। कोई चाहने वाला न रहे तो अपना वजूद भी बेमायनी सा लगने लगता है। ज़िंदगी की अहमियत सिफर होकर रह जाती है। वो भी ख़ुद को इसी तरह ख़त्म करने लगा। एक दिन इसके अब्बा के दोस्त इसे मिल गए। इसे इस हाल में देखकर उनकी आंखें भर आईं। इसे अपने घर ले गए, इसे खाना खिलाया, फिर इसे खूब समझाया, इसे डांटा भी कि वो क्यों ख़ुद को तबाह कर रहा है। वो तो ख़त्म हो गई, इसके माँ बाप का नाम भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो इसे लगा वाकई वो अपने वालिदैन को ख़त्म कर रहा है। बस ये बात समझने में इसे एक ही लम्हा लगा, और जिस जुनून में ये जुल्मत बढ़ी थी, इसी वहशत में इसे छोड़ दिया। फिर ज़मान अंकल ने उसका बहुत साथ दिया, फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई, प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवाया, और ये शादी भाभी बेगम ने यूं ही नहीं करवा दी थी। इसके वालिद का हिस्सा जो घर में था उन्होंने अपने नाम करवाया था, और ज़िंदगी की तरफ लौटने की कीमत ज़्यादा नहीं थी। सलमान दिल का बहुत अच्छा था। इसने मरियम के सारे दुख चुन लिए थे। इसे यूँ लगता जैसे गुजरे हुए दिन तो कभी आए ही ना थे। वो जब भी अम्मा की तरफ जाती, अम्मा इसका चेहरा टटोलती नज़रों से जांचती, बार बार पूछती, तुम ठीक हो, सलमान के साथ खुश हो। वो अम्मा को तसल्लियाँ देती, बार बार अपनी खुशी का यकीन दिलाती। फयाज़ अंकल का ट्रांसफ़र साहिवाल हो गया। खाला बड़ी परेशान थी। उस दिन वो अम्मा की तरफ आई हुई थी। अम्मा ने इसे खाला का पता दिया था कि कल फैक्ट्री से सलमान की छुट्टी ख़त्म हो जानी थी। वो आज सुबह इसे अम्मा की तरफ आ गई थी। सारा दिन अम्मा खाला का इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आई। जब रात गहरी होने लगी तो अम्मा ने इन्हें भेज दिया। जब वो रिक्शे से उतरे तो इसने देखा कि सामने खाला के घर ताला लगा है। वो परेशान हो गई। सलमान, खाला के घर तो ताला लगा हुआ है। इसने उसका बाजू भिलाया। नज़र आ रहा है मुझे भी। न जाने क्यों तल्ख सा हो गया है। इन्हें क्या हुआ? वो डर गई। सलमान ने रिक्शा वाले को पैसे दिए। अंदर आकर भी सलमान ने कोई बात ना की, कपड़े बदले और लेटते ही सो गया। अगली सुबह इसके फैक्ट्री जाने के बाद इसने दरवाजे से झांक कर देखा। खाला के घर की तरफ नज़र दौड़ाई, जहाँ अभी भी ताला पड़ा हुआ था। वो परेशान हो गई। शाम में सलमान घर आए तो दरवाज़ा खोलते ही चाय बनाने किचन की तरफ चल दी। क्या बात है, नाराज़ हो क्या? वो इसके पीछे आएगा। नहीं तो, इसने चूल्हा जलाते बेरुखी से कहा। फिर इस बेरुखी की वजह? इसने इसे दोनों शानों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। पता नहीं खाला कहाँ गई हैं। रात से मैं इतनी परेशान हूँ और आपने रात भी झड़क दिया। इसकी आवाज़ भर आ गई। ओहो, मैंने कब झड़का था? वैसे मुझसे ज़्यादा तो तुम अपनी चहीती खाला के लिए फ़िक्रमंद हो। इसने प्यार से इसकी ठोड़ी हिलाई। और मरियम जी, वैसे आपकी खाला इतनी सीधी नहीं जितनी दिखती हैं। इसने इसे छोड़कर अलमारी से गिलास लिया और टूटी से पानी लेकर आराम से पीने लगा। वो एक ही सांस में गिलास चढ़ाकर बाहर निकल गया। वो जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो वो कपड़े बदल चुका था। अब मेज़ पर पड़ी किताबों को देख रहा था। इनमें से 2 निकाली और कुर्सी पर बैठकर इनमें से एक को खोलकर इसका मुताले शुरू कर दिया। मरियम को गुस्सा आ गया। ये कौन सा वक्त है मुताले का? इसने कप इसके आगे मेज़ पर ज़ोर से रखते हुए कहा। अच्छा, इसका भी कोई वक्त होता है? लीजिए। नहीं करते। इसने मुस्कुराते किताब बंद कर दी। इसके मूड को समझना मरियम के लिए बड़ा ही मुश्किल था। कप उठाकर होंठों को लगा लिया। असल में तुम्हारी खाला जान ने मेरा पत्ता काटा था इस घर से, इसीलिए तो मुझे किराए का घर ले दिया कि मैं लड़की वालों पर रोब डालूंगी कि लड़का बड़ा ही खुददार है, अलहदा घर में रखेगा लड़की को। और मुझसे कहने लगी, 1-2 माह बाद तुम वापस आ जाना। उन्होंने अंदर ही अंदर मकान का सौदा किया और फयाज़ भाई को लेकर उड़न छू हो गई। और ये ट्रांसफ़र भी उन्होंने ख़ुद करवाया था। सलमान ने कप मेज़ पर रखा और किताबें उठाकर खड़ा हो गया। मगर इन्हें इस तरह तो नहीं जाना चाहिए था। कम से कम अम्मा से मुझसे मिलकर तो जाती। मरियम के हलक से बात नीचे नहीं उतर रही थी। अरे बेगम साहब, आप बड़ी सीधी हैं, अपनी अम्मा की तरह। आपकी खाला को तो मैं समझता हूँ। लाखों की रकम में कौन किसी को शरीक करता है। इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझसे साइन करवा लिए थे। पूरे 15 लाख में बेचा है घर उन्होंने। इसने बालों में ब्रश फेरा, झुक कर किताबें उठाईं और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद कर लो, 2 घंटे तक आ जाऊंगा। वो हैरान परेशान दरवाज़ा बंद करने चली गई। इस बात के 2 दिन बाद सुबह 10 बजे सलमान घबराया हुआ घर आया। वो भी सफाई कर रही थी। क्या बात है, खैरियत तो है? दरवाज़ा खोलते ही इसके परेशान चेहरे पर नज़र पड़ी तो घबरा गई। हाँ बस ठीक है। वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं। मज़हर भाई का फ़ोन आया था फैक्ट्री, तुम चलो चादर ले लो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। इसने दरवाजे पर खड़े खड़े बात की और बाहर निकल गया। मरियम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जल्दी से शलवार के पांचे नीचे किया, अलमारी से चादर निकाल ली और खिड़की में पड़ा ताला उठाकर बाहर निकल आई। वो सीधा हॉस्पिटल गए, मगर मज़हर भाई इन्हें गेट के पास ही मिल गए थे। वो एम्बुलेंस में अम्मा के बेजान वजूद को चंद लोगों के साथ मिलकर रखवा रहे थे।
मरियम की चीख ने अस्पताल की इमारत को दहला दिया और वो सलमान की बाहों में झूल गई। इसकी तो जैसे दुनिया ही अंधेर हो गई। अम्मा क्या गईं? लगता तो सारी दुनिया से पनाह कहीं रुखसत हो गई। चंद दिनों में बरसों की बीमार लगने लगी थी। वो अम्मा से तो कोई बात भी ना कर सकी। अम्मा दिल की बातें दिल में ही ले गईं। मज़हर भाई के दिलासे और सलमान की तसल्लियाँ इसकी ढहारस ना बंधा सकें। इस रोज़ इसके आंसू ही ना थम रहे थे। अम्मा को गुजरे पूरा महीना हो गया था। मज़हर भाई अंदर आए तो वो रो रही थी। बस करो मरियम, कब तक रोगी? तुम्हारे आंसू अम्मा को वापस नहीं लेकर आएंगे। तुम इनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। सभी ने एक दिन चले ही जाना है। सब्र करो मेरी बहन। इसे समझाते उनकी अपनी पलकें भीग गईं। भाई, अम्मा को क्या हुआ था? कई दिनों से जहन में उठते सवाल को इसने ज़ुबान दी। क्या करोगी पूछकर? बताएं ना भाई। अम्मा तो बिल्कुल ठीक थीं। हाँ, ठीक तो थीं बिल्कुल, और खुश भी। तुम अपने घर की हो गई और शमा भी नीचे आ गई। अम्मा मुतमईन हो गई थी। इस रोज़ अम्मा ने और मैंने इकट्ठे नाश्ता किया। मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो डाकिये ने मुझे ख़त दिया जो अम्मा के नाम था। मैं वापस अंदर आ गया और अम्मा को वो ख़त दिया। अम्मा, किसका ख़त है? खोल कर देखें, आपके नाम है। मैंने अम्मा से कहा, काश मैंने वो ख़त अम्मा को ना दिया होता। अम्मा ने ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया। जूँ जूँ पढ़ती गईं उनके चेहरे का रंग मुतगैर होता चला गया। आखिरकार वो एक चीख मारकर कुर्सी पर गिर पड़ी। ख़त उनके हाथ से गिर गया। मैं घबरा गया। मैंने अम्मा को आवाज़ें दीं। वो तो शायद उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। मैंने ख़त उठाकर जेब में डाला और जल्दी से बाहर आकर एक टैक्सी रोकी। अम्मा को इसमें डाला और अस्पताल ले गया। साथ वाले ज़हीर चचा भी मेरे साथ आ गए। इन्हें आईसीयू में लेकर गए। डॉक्टर्स ने चेक किया और कह दिया कि ये तो ख़त्म हो चुकी हैं। मज़हर की आवाज़ आंसुओं से भीग गई। वो ख़त किसका था भाई? मरियम ने बेचैनी से पूछा। लो, तुम खुद पढ़ लो। मज़हर ने ख़त जेब से निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया। इसने ख़त खोला। प्यारी आपा जान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगी और खुश भी बहुत होंगी। हाँ बेटी, जो घर बार की हो गई। नशेई सही, तुमको दामाद तो मिल गया। दामाद तो शायद तुमको साकिब भी मिल जाता, मगर तुम्हारी बदकिस्मती वो समन की शादी का कार्ड देने पहले मेरे घर आ गया और मैंने जो जहर इसके दिल में भरा वो मरियम को देखते ही इसकी आंखों में आ गया। आपा जान, 25 साल से जो आग मेरे सीने में भड़क रही थी वो आज ठंडी पड़ गई। कमाल को मुझसे छीन कर तुम समझती थी तुम जीत गई। नहीं, बल्कि जीत तो आज मेरी हुई है। सलमान नशा कभी भी नहीं छोड़ेगा और मेरी आहें तुम्हारी बच्ची की खुशियों पर ज़रूर पड़ेंगी। आपा, मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे नफ़रत की है, शदीद नफ़रत, इस मोहब्बत से भी ज़्यादा जो कमाल को तुमसे थी। काश तुम इसकी आग की जलन का अंदाज़ा कर सकती, जिसमें मैं 25 सालों से जल रही हूँ और अब तुम्हारी बेटी सारी ज़िंदगी जलेगी और इस नशेई के हाथों पिटेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी की दिल की दुनिया उजाड़ कर कोई सुखी नहीं रह सकता। खुदा हाफिज़ साजदा। उसकी आंखें जैसे पत्थर आ गईं। ये कैसे रिश्ते थे? ये कैसी मोहब्बतें थी? कैसी नफ़रतें थीं? इसके दिमाग में जैसे आंधियाँ चलने लगीं। ख़त उसके हाथों में लरज़ रहा था। मज़हर ने ख़त लेकर जेब में रख लिया। इतनी गहरी नफ़रत इतने बरसों तक वो निभाती रहीं। या खुदा, ये तेरे कैसे बंदे हैं? इसके कितने चेहरे हैं। इससे अपना गम भूल गया। अम्मा किस अजियत से गुजरी होंगी। कैसा बम फटा होगा उनके दिल के करीब। कैसे कैसे लहू के छींटे ना उड़े होंगे उनकी आंखों के सामने। वो रो पड़ी। कत्ल किया उन्होंने हमारी माँ को, इंसानी रिश्तों पर, इंसानों के एतमाद को। मगर हौसला रखो और सब्र करो और इंतज़ार करो इस घड़ी का जब ऊपर वाले का फ़ैसला होगा। इससे बड़ा तो कोई मुनसिफ नहीं है ना मेरी बहन। मज़हर भाई ने रोते रोते से सीने से लगा लिया। दोनों बहन भाई जी भर कर रोए। फिर मज़हर ने इसे चुप करवाया। शमा ने इस दौरान एक बार भी कमरे में झांकने की जहमत ना की। अब सलमान आएगा शाम को, तुम जाओ इसके साथ। इसको तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं। वो 1 महीने से बाकायदा आ रहा है। अब जब तक ज़िंदा हैं ज़िंदगी के तकाजे तो निभाने हैं ना। मज़हर भाई ने इसे समझाया तो इसे सलमान का ख्याल आया। अब बदख्वाहों के रास ख़याल को गलत साबित करना मेरी बहन, और सलमान को इस हराम मौत से बचाना। अम्मा की दुआएं कभी रायगा नहीं जाएंगी। वो सर हिलाने लगी और अगले रोज़ जब सलमान के साथ बाबुल का घर छोड़कर जाने लगी तो मज़हर भाई की आंखें भीग गईं और शमा भाभी की आंखों में साफ लिखा था, अब अपनी मनहूस सूरत हमें ना दिखाना। कुछ दिनों में फिर ज़िंदगी की वही रूटीन शुरू हो गई। बस अम्मा की यादों की कसक थी, या वो सामने वाले घर का ताला, जैसे इंसानी रिश्तों पर एतबार पर ताला पड़ गया हो। वो दिन में कई बार रोती। इन्हीं दिनों इसने महसूस किया सलमान का रवैया इसके साथ उखड़ा उखड़ा सा था। वो फैक्ट्री भी बहुत देर से जाता, बिस्तर पर पड़ा जाने क्या सोचता रहता। 1-2 बार इसने पूछने की कोशिश की तो इसे भी झड़क दिया। वो डर गई। लगता था कि अम्मा का डर सामने आने वाला है। कहीं फिर
नहीं नहीं मेरे खुदा, फिर किसी इम्तहान में न डालना। वो नमाज़ों में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती, बात करने की हिम्मत ना पड़ती, उनके दरमियान जैसे बेगानगी सर उठाने लगी। फिर इसने सारा सारा दिन घर से गायब रहना शुरू कर दिया। वापस आता तो आंखें लाल और तेवर बदले बदले से होते। इसका दिल डूब डूब जाता। इस रोज़ भी से आते आते 10 बज गए। नवंबर के दिन थे। वो मारे डर के आधी हो गई। फिर सामने वाले घर का ताला, इस घर में अभी तक कोई नहीं आया था। यूँ लगता था अभी खाला आएंगी और इसकी गर्दन पर अपने पंजे खबो देंगी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, इसका दिल दहल गया। डरते डरते पूछा, कौन? मैं और कौन? तुम्हारे फरिश्ते? वही जला कटा लहजा। इसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे इसने दरवाज़ा बंद किया, वो इसके बाजू से लिपट कर रोने लगी। क्या मुसीबत है? आते ही रोना धोना शुरू कर दिया करो। अभी ज़िंदा हूँ मैं, मरूंगा तो जी भर के रोना। इसने गुस्से से अपना बाजू झटक कर छुड़ाया और अंदर चला गया। इसने सहम कर इसे जाते देखा, दुपट्टे से रगड़ कर मुँह साफ़ किया और इसके पीछे अंदर आ गई। वो कपड़े बदले बगैर जूते उतार कर बिस्तर पर लेट गया था। खाना लाऊं? नहीं, लाइट बंद करो और मुझे सोने दो। आंखों पर बाजू रखे रखे इसने कहा, खाना तो खा लें। जहर ला दो कहीं से, मुझे नहीं खाना। सोने दो मुझे, जान छोड़ो मेरी। वो चीख पड़ा तो इसने जल्दी से लाइट बंद की और बाहर आ गई। अच्छा दरवाज़ा बंद कर लो, जा रहा हूँ मैं। इसने ज़ोर से इसका कंधा हिलाते हुए कहा और धप धप करता बाहर निकल गया। अभी तो दिन भी पूरी तरह नहीं निकला था। इसने मुंदी मुंदी आँखों से इसे जाते देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। इतनी सुबह कहाँ जाते हैं ये, और आधी रात को आना। हाय माँ, मैं क्या करूँ, किससे कहूँ? इसे रोना आने लगा। वो उठकर कुर्सी पर बैठ गई। एकदम से जी घबराया तो बाथरूम की तरफ दौड़ी। इतनी ज़बरदस्त कैद तो इसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं आई थी, और रात तो इसने खाया भी कुछ नहीं था। वो बेहाल होकर बाथरूम से निकली। अभी कुर्सी पर बैठी सांस बहाल कर ही रही थी कि साथ वाली खाला जुबैदा खुले दरवाजे से अंदर आ गई। सलाम खाला, इसने बमुश्किल कहा। उई, क्या हुआ बेटी? वो इसकी पीली रंगत देखते हुए बोली और आगे बढ़कर माथा छुआ। तुम्हें तो बुखार है बहुत तेज़। यहाँ ठंड में क्यों बैठी हो? सलमान कहाँ है? वो बाहर गए हैं। इतनी सुबह? फैक्ट्री तो 9 बजे खुलती है। अच्छा मैं ज़रा माचिस लेने आई थी, फिर तुम्हें मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, उन्होंने मोहब्बत से कहा। खाला माचिस अंदर से ले लें, मैं कोई गोली ले लूँगी, इसने नक्काहत से कहा। अपनी डॉक्टरी रहने दो तुम, बस मैं घंटे तक आई। तुम ज़रा लिहाफ में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। खाला ने इसे हाथ पकड़कर उठाया और इसे अंदर बिस्तर में जाके लिटा दिया। 9 बजे के करीब वो दोनों करीबी हेल्थ सेंटर गईं। वहाँ बहुत रश था। खुश्क सर्दी पड़ने से मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया था। 10 बजे तक उनकी बारी ही ना आई। खुदा खुदा कर किसकी बारी आई। लेडी डॉक्टर ने इसे अच्छी तरह चेक किया और दवाएं लिख कर दी और साथ में कुछ टेस्ट भी लिख दिए। डॉक्टर ने इसे अपनी खुराक का ध्यान रखने को कहा तो पूछ बैठी, क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि बीबी तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए खुराक का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हारी सेहत भी तो कमज़ोर है। इसे लगा जैसे दो जहाँ की खुशियाँ किसी ने इसकी झोली में डाल दी हूँ। इसने बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखा तो इसने मुस्कुराते इसके शाने को थपका और नेक्स्ट की आवाज़ लगाई। अभी वो सड़क के किनारे ही पहुंची थी कि साइकिल पर सवार इसके हमसाये का लड़का अली इसके पास आकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अली? वो आपा आप घर जा रही हैं? मेरा मतलब है मज़हर भाई के घर। नहीं तो मैं तो अपने घर जा रही हूँ। क्यों, खैरियत? वो हैरानी से बोली। आपको नहीं पता? दरअसल मैं आपको बताने ही आ रहा था, मज़हर भाई का एक्सीडेंट हो गया। रुक रुक कर बोला। क्या क्या कह रहे हो तुम? इसने अली के हाथ थाम लिए। वो आपा ठीक है, बस ज़रा चोटें आई हैं। खून ज़्यादा बह गया और उनकी हालत देखते हुए इसने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा मैं रिक्शा रुकवाता हूँ। इसे रिक्शे में बिठाकर साइकिल पर पीछे आने लगा। अस्पताल के बरामदे में इसे मोहल्ले के कुछ लोग नज़र आ गए। तेज़ तेज़ चलती उनके पास आई। क्या हुआ भाई? अब्बास चाचा आप बताएं। कुछ नहीं बेटा, ठीक है वो, अब बस तुम दुआ करो। भाभी कहाँ हैं? वो तो मैके गई है, फ़ोन किया इसे आ जाएगी दोपहर तक। इसे शाम हो गई वहीं बैठे बैठे। तब डॉक्टर्स ने आके बताया कि मज़हर अब ख़तरे से बाहर है। इसकी आंखें तशक्कुर से छलक पड़ी। इसी वक्त शमा भाभी आ गई। वो अपने भाई के साथ आई थी। मज़हर को भी होश नहीं आया था। वो भाई को देखने अंदर आ गई। कुछ देर खड़ी रही। इसे अभी भी बुखार था और इसने दवाई भी नहीं ली थी। दोपहर में भी अली ने ज़बरदस्ती इसे बर्गर खिला दिया था। शमा की सद मेहरी और सलमान की फ़िक्र की वजह से इसने अब जाना ही बेहतर समझा। अच्छा भाभी मैं सुबह आऊँगी सलमान के साथ, वो कहती हुई खड़ी हो गई। शमा ने इसे तकल्लुफ़न भी ना रोका। वो दुखी दिल लिए बाहर आ गई। बाहर खूब सर्दी थी। ईशा की अज़ानें शुरू हो गई थी। इसका दिल परेशान हो गया। डरते डरते रिक्शा कर लिया। क्या था अगर भाभी से रोक लेती।
रात ज़्यादा हो गई थी। कुरानी आयात का विर्द करती वो इधर उधर नज़रें दौड़ाकर घर के रास्ते की तसल्ली करती चल पड़ी थी। खुदा खुदा करके इसे घर की गली नज़र आई। 2-4 कदम ही चली होगी, दरवाजे के पास सलमानी से खड़ा नज़र आया। इसने अपने कदम तेज़ किए, इससे पहले वो इस तक पहुंच चुका था। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? सुबह की निकली हुई। इसकी चिंगाड़ से इसका दम निकलते निकलते रह गया। ज़ुबान पर जैसे कांटे हो गए, कुछ बोला ही ना गया। क्या पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ से आ रही हो? गुलछर्रे उड़ाकर। इसे यूँ लगा जैसे वो गंदगी में लथपथ हो गई हो। आवाज़ हलक में फंस गई। ठीक है, जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। खाली कर दिया ये घर मैंने। मिल जाएगा 1-2 रोज़ में तलाकनामा। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। अल्फाज थे कि आग के गोले धनाधन इसके इर्द गिर्द फटने लगे। इसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। इसने सहारे के लिए दीवार को पकड़ना चाहा और गिरती चली गई। वो कितनी देर से महसूस कर रही थी कोई इसे देख रहा था। वैगन में सीटें कम थीं और सवारियां डबल। चंद खवातीन बैठी हुई थीं। जैसी वैगन रुकी वो सवारियों को धकेलती हुई जल्दी से नीचे उतरी। वो भी इसके पीछे छलांग लगा कर उतरा। इसका दिल धक से रह गया। इसने रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। वो चल पड़ा। इसने पीछे मुड़कर देखा। दूसरे रिक्शे में इसके पीछे आ रहा था। चंद मिनटों में इसका घर आ गया। रिक्शा इसने घर के आगे रुकवाया। पैसे इसने पहले ड्राइवर को दे दिए थे। जल्दी से उतरकर बैग से चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोला और अंदर जाने से पहले इसने देखा वो मोड़ पर रिक्शे से उतरकर इधर ही आ रहा था। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली और दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। इसकी सांस तेज़ तेज़ चल रही थी। दरवाज़ा खोलो मरियम। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो मरियम। इसने फिर खटखटाया। देखो प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। गली में लोग जमा होने शुरू हो गए। सब क्या कहेंगे? इसने दरवाजे की दरवाजे की दर्ज में मुंह घुसाते हुए मुल्तजी लहजे में कहा। मरियम ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आ गया। थैंक यू दरवाज़ा खोलने का और थैंक गॉड तुम्हारे मिलने का। वो इसके करीब आते हुए खुशी से चहका, मगर इसके चेहरे पर बेगानगी बेजारी थी। बैठने को नहीं कहोगी? पहली बार तुम्हारे घर आए हैं। वो इसकी तरफ झुकते हुए बोला। बेहतर है आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं, वरना। वो दांत पीस कर चुप हो गई। वरना? वरना क्या भाई? जुमला पूरा करो। और भाई हम चुपचाप क्यों चले जाएं? हम कोई चोर हैं? इसने इसका हाथ थामने की कोशिश की तो मरियम ने झटके से इसका हाथ परे किए और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। भाई मैंने तो इतना लंबा सफ़र किया है, वो भी खड़े होकर। ख़ुद तो महारानी जी बैठी हुई थी। इतना नहीं हुआ कि कह दें मिजाजी खुदा आप खड़े क्यों हैं? आप बैठ जाएं, मैं आपकी जगह खड़ी हो जाती हूँ। वो चौंचाली के मोड में था। इसे इस वक्त ये शौक़ी जहर लग रही थी। अब क्यों आए हैं यहाँ? ये देखने के लिए कि मैं यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हूँ? वो तलखी से गोया हुई। जनाब मैं हाजिर हूँ। जो सज़ा देनी है दे लो, मगर इससे पहले मुलजिम को सफाई का एक मौका दिया जाए। इसने मरियम का बाजू ज़ोर से खींचकर इसे अपने करीब सोफ़े पर बिठा लिया। प्यार में नाराज़गी अच्छी चीज़ है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, मगर शर्त यह है कि अंजाम सुलाओ। ठीक है। वो कुछ ना बोली। सलमान इसकी तरफ देखते कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला। इन दिनों मैं अच्छा भला फैक्ट्री में काम कर रहा था कि मज़दूरों में एक नया लड़का आया। वो पहले नशा करता था। वो मुझे जानता था। एक दिन फैक्ट्री में काम के दौरान मैंने इसे दूसरे 2 मज़दूरों को पुड़िया देते देख लिया और पकड़ लिया। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें फैक्ट्री के मालिक के पास ले जाऊंगा। पहले तो माफ़िया मांगता रहा, फिर धमकियों पर उतर आया। मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मैंने इसे दोबारा नशा करते ना देखा। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बुलाया। कहने लगे तुम फिर नशा करने लगे हो। मैंने इनकार किया तो उन्होंने इन तीनों मज़दूरों को बुलाया और वो तीनों कहने लगे जी सर जी ये नशा करता है और दूसरे मज़दूरों को भी नशा लगाता है। मुझे गुस्सा आ गया। मैं इन पर हाथ उठाने लगा। फैक्ट्री के मालिक ने मुझे रोक दिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब अगर मैं ये सब तुम्हें बताता तो तुम भी मुझ पर शक करती, बल्कि हर किसी को मुझ पर ही शक होता। कितने दिन तक मैं नौकरी ढूंढता रहा। इधर मकान के किराए के पैसे नहीं थे। मालिक मकान 2-3 बार किराया लेने आया। मैंने इसे टालने की कोशिश की तो कहने लगा कि अच्छा नशे में फिर सब कुछ उड़ाने लगे हो। मुझे गुस्सा आ गया और मेरा इससे अच्छा खासा झगड़ा हो गया। लोगों ने बचाव कराया। इसने इसी वक्त मकान खाली कराने का कह दिया। लोगों के कहने पर इसने बड़ी मुश्किल से 1 माह की मोहलत दी। अब 1 माह में काम कहाँ से मिलता, घर कहाँ से ढूंढता। पढ़ाई से फिर दिलो चाट हो गया। जी चाहता फिर नशा करने लगूं। कम अज़ कम दौरे हयात की तलखी से तो निजात मिलेगी। अजीब मुसीबत में घिर गया था बस। इसी कश्मकश में 2-3 बार तुमसे लड़ पड़ा। फिर अंधेरे में रोशनी की एक किरण नज़र आई। अब्बा के वही दोस्त मुझे फिर फरिश्ता बनकर मिले। उनके पूछने पर मैंने सारा अहवाल उन्हें सुना दिया। उन्होंने तसल्ली दी और कहने लगे मेरा एक छोटा सा घर है, मेरी गली में ही खाली पड़ा है, तुम फ़िलहाल वहाँ आ जाओ। इस रोज़ जब तुम सुबह ही घर से चली गई थी, मैं 10 बजे घर आया और सामान उठवा लूँ तो देखा घर पर ताला पड़ा है।
مجھے غصہ آ گیا. آخر 12 بجے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. اس خبیث نے کہا تھا اگر 2 بجے تک گھر خالی نہ کیا تو سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گا. اس سے تو نہیں ڈرتا تھا مگر مزید پھڈا کرنا نہیں چاہتا تھا. سامان اٹھا کر لے گیا. ادھر رات سے خالی پیٹ انتظار کرتے کرتے میرا حشر خراب ہو گیا. تم جب عشاء کے وقت آئیں تو سوچو میرا کیا حال ہونا تھا. اس دوران مظہر بھائی کی طرف گیا. ادھر بھی تالا. محلے کا تو کوئی شخص مجھے نہ ملا جو مجھے بتاتا. بس پریشانی میں جب تم سامنے آئیں تو جو منہ میں آیا بک دیا. تم خود سوچو کسی کی خاطر ہم کتنی تکلیفیں اٹھائیں. خیر غصے میں گھر جا کر لیٹ گیا. اب نیند بھی نہ آئی. رات کانٹوں پر گزاری. صبح ہوتی نکلنے کا سوچا. پھر آئینے میں صورت دیکھی. 2 دن سے نہایا بھی نہیں تھا. شیو بھی بڑی ہوئی تھی. سوچا تمہیں لینے جاؤں گا تو کہیں یوں نہ کہو کہ نشہ کر کے آیا ہوں. شک کی پرچھائی تو کتنے دنوں سے میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ ہی رہا تھا. مظہر بھائی کی طرف آیا. پھر تالا. پریشان ہوا. ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا تو انہوں نے مظہر بھائی کے ایکسیڈنٹ کا بتایا. میرا سر شرم سے جھک گیا کہ میں نے تم پر کیا کیا نہ الزام لگائے. میری سوچ اتنی پست کیسے ہو گئی. خیر اسپتال گیا. مظہر بھائی کی عیادت کی تو تمہارا پوچھنے لگ گئے. میرا سر گھوم گیا. انہیں ٹال کر میں باہر نکلا اور جلدی سے پرانے محلے پہنچا. خالہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا. خیر منت سماجت کے بعد اتنا بتایا کہ راتوں تمہیں اندر لے آئی تھی. صبح سویرے ان کے روکنے کے باوجود نامعلوم تم کہاں چلی گئی. بس پھر نہ پوچھو مجھ پہ کیا گزری. کیسے کیسے سڑکوں کی خاک چھانی. گلیوں گلیوں پھرا. میں نے اور مظہر بھائی نے تمہیں کتنا تلاشا. ابا کی دکان کا مقدمہ میں جیت گیا. دکان بیچ کر پلاٹ خریدا. گھر بنانا شروع کیا. پھر ادھورا چھوڑ دیا. بی کام کا امتحان پاس کیا اور پھر انکل کی ضمانت پر مجھے بینک میں جاب مل گئی. انہوں نے ٹرائل کے طور پر مجھے اس دھول مٹی میں بھیج دیا اور میں جیسے کچے دھاگے سے بندھا چلا آیا. اب بتاؤ اس سارے قصے میں میرا کیا قصور ہے. بس اتنا کہ میں نے شعوری طور پر ہر ممکن طریقے سے اس لعنت کو اپنے اوپر مسلط ہونے سے خود کو بچا لیا. اس نے اس کی طرف جھوکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی. وہ چپ چاپ بیٹھی رہی. پلیز اب تو کچھ بولو. اچھا میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. یہ لو. اس نے دونوں ہاتھ اس کے آگے باندھ دیے. پلیز. آنکھوں میں التجا لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا. وہ کتنے لمحے ساکت بیٹھی رہی. پھر اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ تھام کر ان میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. وہ کتنی دیر تک روتی رہی. اس کے ہاتھ بھیگتے رہے. سلمان نے اسے جی بھر کے رونے دیا. پھر اس نے خود ہی سر اٹھایا اور دوپٹے سے منہ صاف کرنے لگی. اور میرے ہاتھ کون صاف کرے گا. اس نے گیلے ہاتھ آگے کر دیے. وہ جھینپ گئی اور دوپٹے کے دوسرے کنارے سے انہیں پہنچنے لگی. یہ ہاتھ تو صاف ہو گئے. ہم بے گناہ کب کہلائیں گے. کتنے دکھ دیے ہیں آپ نے مجھے وہ تو میں جانتا ہوں. میرے گمان میں یہ تو نہیں تھا کہ تم اتنی بہادر ہوگی یہاں تک آ جاؤ گی. خالہ کے گھر ساری رات روتے گزاری. اماں کو یاد کرتی رہی. مظہر بھائی لاکھ اچھے صحیح مگر شمع بھابھی مجھے کبھی برداشت نہیں کریں گی اور طلاق میں کبھی لوں گی نہیں. یہی کچھ سوچتی رہی. پھر خیال آیا اگر اماں یا ابا زندہ رہتے تو مجھے یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے. اماں سے ساجدہ خالہ کا خیال آ گیا اور صبح ہوتے ہی بس میں ساہیوال کو روانہ ہو گئی کہ ایک بار خالہ سے پوچھوں تو کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا کہ ایک نشئی کے پلے باندھ دیا. سلمان نے لقمہ دیا. اس نے توجہ نہ دی. بس اسی دھن میں صبح سویرے رکشے میں بیٹھ کر اسٹیشن پہنچی. وہاں سے ساہیوال. مگر ساہیوال پہنچ کر خیال آیا کہ میرے پاس تو خالہ کا ایڈریس ہی نہیں ہے. نہ پوچھیں کہ کیا حال ہوا میرا. اوپر سے خالی پیٹ. ایک بیکری سے برگر لیا اور ایک پارک میں جا کر بیٹھ گئی. پارک میں کسی اسکول کے بچے آئے ہوئے تھے. ان کی ٹیچر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. اس کے پوچھنے پر میں نے توڑ مروڑ کر اپنی کہانی بیان کی. وہ کہنے لگی کہ میرا پرائیویٹ اسکول ہے. شوہر کا انتقال کے بعد یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا. 2 بچے تھے. میری کہانی سن کر انہیں ترس آ گیا. وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں اور یوں میں ان کے اسکول میں نوکری کرنے لگی. آج کل وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں اسی لیے میں اکیلی ہوں. آج صبح ہی مظہر بھائی کا خیال آیا. ویگن میں بیٹھی اتنا لمبا سفر کیا مگر پھر اسٹیشن سے واپس ہو گئی. کیوں. طلاق کا خیال آ گیا. یعنی کہ کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ جائے گی. نہیں مجھے کیا پتا تھا بلا خود میرے سر پر آ جائے گا. اور خالہ کا پتہ نہیں چلا. نہیں میں نے انہیں تلاش بھی نہیں کیا. ابیرہ کی شادی کی تھی انہوں نے بڑے اچھے گھر میں. وہ لوگ دھوکے باز نکلے. خالہ کا سارا سرمایہ لوٹ کر چلتے بنے اور ابیرہ کو طلاق دے کر ایک بچی کے ساتھ واپس چھوڑ گئے. نازوں پلی ابیرہ نیم پاگل ہو گئی تھی اور بھابھی بیگم پاگلوں کی طرح اماں کو یاد کر کے معافیا مانگتی ہیں. او میرے خدا. اس نے دکھ سے آنکھیں میچ لیں. کسی کی تباہی کا سامان کرتے وقت ہم خدا کو کیوں بھول جاتے ہیں. باجی اس کو تو پکڑیں. اس نے رو رو کر ناک میں دم کیا ہوا ہے. ہاں یہ کون ہے. 13-14 سال کی لڑکی چھوٹے سے بچے کو اٹھائے اندر داخل ہوئی اور سلمان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی.
یہ اعزاز کے ابو ہیں۔ مریم ہنستی ہوئی اٹھی اور بچے کو گود میں لیا اور سلمان کے آگے کر دیا۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں مجھے یہ اعزاز کس خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ اس نے بچے کو تھام کر اس کے چہرے کو خوشی سے چومتے ہوئے کہا۔ آپ کے واپس آنے کی خوشی میں، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ اسے لگا جیسے اماں اسے عالم بالا سے دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔ ان کے سارے خدشے اور واہمیں دور ہو گئے ہوں، اور یہی سچ ہے، وہی خدا تو ہے جو سیاہ رات کا سینہ چیر کر اجالوں بھرا دن طلوع کرتا ہے۔ اس کا پورا وجود اسی یقین کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔